प्रश्न यूपीएससी आईएएस या अदर स्टेट पीसीएस का जो प्रश्न है मेंस का है, इस पर चर्चा किया जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए स्पष्ट करें कि क्या भारत में एकात्मक संघवाद भी है। इसका मतलब क्या? प्रश्न तो बहुत ही सरल है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना बहुत ही आसान होगा। अब ध्यान देना है कि ये शब्द कितने शब्द में पूछा गया है। शब्द 150 है या 250, या यूपी पीसीएस की यदि बात किया जाए तो 200 अंक का है। ये यूपीएससी में इस तरीके का रहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सभी लोग जान रहे होंगे अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख मिलता है। भाग 14 के अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। तो संघवाद क्या है, ये देखिए जो प्रश्न है डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है और ना डायरेक्ट इंडियन पॉलिटी से है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव की दिशा में, भारतीय प्रशासन की दिशा में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान दोनों को मर्ज करके, दोनों को लेकर साथ में लेकर पैरल लेकर चलते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए साफ साफ पूछा गया है संघवाद क्या है। सबसे पहले आपको संघवाद का डिफिनीशन लिखना है भूमिका के रूप में, और ऐसा परिभाषा आपका नहीं होना चाहिए कि 9th और 10th में या बीए में जैसे एमए में जैसे लिखते हैं। थोड़ा सा कुछ आपका अप्रोच लगे इस बंदे में, इस अभ्यर्थी में प्रशासनिक एक गुण है। तो सबसे पहले आपको संघवाद लिखना है। तो संघवाद को मैं आपको बता दूं, संघवाद का जो कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है, जो भारत ने अपनाया है, वो कनाडाई मॉडल पर अपनाया गया है। इसका मतलब भारत का संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से संग्रहित है। कनाडा के संविधान से उसी को संकल्पना को लिया गया है। अमेरिका में भी संघवाद है। कभी कभी कनाडा के संघवाद से और अमेरिका के संघवाद से तथा भारत के संघवाद से, तीनों के संघवाद से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो संघवाद यदि बात किया जाए, संघवाद को हम लोग इसकी भूमिका लिखेंगे। संघवाद देखिए ये है क्या, संघवाद को फेडरल कहा जाता है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, सिस्टम मतलब होता है प्रणाली। जो संघवाद है फेडरल है, इसी फेडरल के फोडस शब्द से आया है। लैटिन भाषा का एक फोडस शब्द है, उसी से आया है। ये फोडस शब्द से आया है। ये फोडस शब्द क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है, इसी से लिया गया है। फोडस से ही फेडरल बना है और फेडरल को संघवाद कहा गया है। यहां तक सबके समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग संघवाद लिखेंगे। संघवाद सरकार का एक स्वरूप होता है। क्या लिखेंगे? तो इतना देखिए, मैं ये बता दे रहा हूं इस तरीके का है, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यथासंभव जैसे दिया गया हो कि 250 शब्द है, 200 है। तो संघवाद सरकार का एक स्वरूप है। सरकार का क्या है? एक स्वरूप है, एक स्वरूप। संघवाद सरकार का एक स्वरूप है। इसमें देश के भीतर, या जिसमें लिख सकते हैं कामा दे करके, संघवाद सरकार का एक स्वरूप है जिसमें देश के भीतर, जिसमें देश के भीतर, देश के भीतर, देश के अंदर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरकारें कार्यरत होती हैं। दो से अधिक सरकारें कार्य करती हैं।
इसका मतलब संघवाद सरकार का एक स्वरूप है जिसमें किसी भी देश के भीतर, जो देश संघवाद को अपनाया है, देश के भीतर दो, कम से कम दो, मिनिमम 2 गवर्नमेंट, इट मीन्स दो या दो से अधिक गवर्नमेंट सरकारें कार्य कर रही हो और इन्हें शक्तियां जो दी जाती है, सरकारें कार्यरत हो और इन्हें शक्तियां तथा कार्य संविधान द्वारा प्रदत्त हो। किसके द्वारा दिया गया हो? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, संविधान द्वारा प्रदत्त हो, संविधान द्वारा दिया गया हो, या ऐसे लिख सकते हैं प्रदत्त हो। इसका मतलब इन्हें शक्तियां और जो कार्य है किसके द्वारा दिया गया हो? संविधान द्वारा। कोई भी देश है, भारत के संदर्भ में, पुनः लिखेंगे, भारत के संदर्भ में 3 तरह की सरकारें कार्य करती हैं। भारत के संदर्भ में 3 प्रकार की सरकारें, 3 तरह की सरकारें कार्य करती हैं। सरकारें कार्य करती हैं, 3 तरह के सरकारें कार्य करती हैं। अब नंबर 1 लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखिएगा। नंबर 1 केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार मतलब संघ सरकार। तो केंद्रीय सरकार जो पूरे देश का, किसी भी देश का एक सरकार होती है। जैसे अगर भारत में बात किया जाए, भारत में केंद्रीय सरकार में इस समय 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, इस समय प्रधानमंत्री पीएम के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका एक मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, और ये कैबिनेट जो है मिनिस्ट्री से आ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बना हुआ है। तो एक केंद्रीय सरकार लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्रांतीय सरकार या राज्य स्तरीय भी लिख सकते हैं, राज्य स्तरीय। और तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है पंचायती राज व्यवस्था। हालांकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग जब 4 हम लोग पढ़ते हैं, पार्ट 4 का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। इसमें ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख किया गया है और ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा राज्य को दिया गया है कि राज्य अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का गठन करके उन्हें सशक्त बनाए, ग्रामों का सर्वांगीण विकास करे। ऐसा गांधी जी का मानना था, गांधीवादी विचारधारा। फिर भाग 9 में आपको पंचायत का उल्लेख मिलेगा, डायरेक्ट है, जोड़ा गया है। फिर अगर देखेंगे इस पंचायत का जो भाग 9 में था, हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन होता है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 अर्थात 1992 में पारित हुआ और 1993 में लागू होता है। पंचायती राज व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय है, जिसको सबसे पहले 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता ने लाया था। बलवंत राय मेहता की एक समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, जिसमें इन्होंने सिफारिश किया था त्रिस्तरीय, एक ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा किस स्तर पर? जिला स्तर पर। फिर अशोक मेहता, अनेक समितियां बनी थी। तो कुल मिलाकर के यही है स्थानीय स्वशासन। जो अभी मैंने बताया वो नहीं लिखना इतना है, संघवाद सरकार का एक स्वरूप है जिसमें देश के भीतर 2 या 2 से अधिक सरकारें कार्यरत हो और शक्तियां व कार्य संविधान द्वारा प्रदत्त हो। भारत के संदर्भ में 3 तरीके की सरकारें कार्य करती हैं, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय या राज्य स्तरीय सरकार और स्थानीय सरकार। इतना भूमिका काफी ज्यादा है। भूमिका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 लाइन का लिखिए, 6 लाइन भी हो सकता है, 4 भाई लाइन हो सकता है। 4 लाइन किसके लिए? जब शब्द दिया जाएगा 150 का,
लेकिन जब 250 रहेगा, 200 रहेगा तो थोड़ा लगे कि कुछ हाँ दम है स्टूडेंट में, प्रशासनिक अप्रोच है। तो इतना लिखने के बाद अब लिख सकते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए, लाइन चेंज कर दीजिए। अब मेन पार्ट आपको लिखना है। मेन पार्ट में क्या लिखेंगे? भारतीय संघवाद की निम्न विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है। अब इसको हटा दिया जाए और उसके बाद नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसकी विशेषता लिख सकते हैं, इसकी निम्न विशेषताएं हैं, निम्न विशेषताएं हैं। पॉइंट में ये देखिए आपके पास कई विशेषताएं हैं, तो पॉइंट में लिख सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास कम है, मैटर ज़्यादा नहीं है, तो पॉइंट न डालिए, नंबर न डालिए, पॉइंट कर सकते हैं नंबर, लेकिन नंबरिंग नहीं करना है। तो नंबर 1 पे देखिए, द्वैध सरकार, दोहरी सरकार, या द्वैध सरकार लिख सकते हैं, या दोहरी सरकार। दोहरी सरकारें संघवाद में 2 तरीके की सरकारें कार्य करती हैं। ऊपर मैंने व्याख्या में दे दिया, भूमिका में। संघवाद में 2 तरीके की सरकारें कार्य करती हैं, एक केंद्रीय सरकार, दूसरा प्रांतीय या राज्य स्तरीय सरकार। हालांकि भारत के संदर्भ में 3 तरीके की सरकारें दिखाई देती हैं। केंद्रीय सरकार, ब्रेकर में लिख सकते हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उनका मंत्रिमंडल। उसके बाद में लिखना चाहे लिख सकते हैं राज्य स्तरीय सरकार, किसी भी राज्य का लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लिख सकते हैं? सर्वोच्च संविधान। क्या लिख सकते हैं? सर्वोच्च संविधान। भारत में यदि देखा जाए या किसी भी देश में देखा जाए जहां पे संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में संविधान की मुख्य रूप से सर्वोच्चता होती है। हालांकि भारत में सर्वाधिक सर्वोच्चता, सबसे ज्यादा सर्वोच्चता संविधान की, भारतीय संविधान। संविधान के आधार पर देश का शासन चलता है, किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, कानून व्यवस्था चलता है, तो भारत का भी चलेगा। इसके साथ में नंबर 3 पे लिख सकते हैं 2-3 लाइन में, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता क्या इसमें एकल नागरिकता नहीं होगा, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, इसकी विशेषता है दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता भी लिख सकते हैं। संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है? जो देश संघीय देश है, फेडरल है सिस्टम, यूनियन। भारत में जो संघवाद है यूनियन प्रकार का है, क्योंकि जो भाग 1 है, भाग 1 का अनुच्छेद 1 है, उसमें लिखा गया भारत अर्थात इंडिया। हमारे देश का 2 ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। जो राज्यों का संघ होगा, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसका मतलब कई राज्य मिलकर एक संघ बनाए हैं। और यहां पर एक ऐसा सिस्टम है, संघवाद तो है लेकिन एकात्मक भी स्वरूप इसमें है। आपातकाल स्थिति आता है या अन्य स्थितियां आती हैं, इसमें केंद्र को सशक्त बनाया गया है, संघ को सशक्त बनाया गया है, एकल विशेषता को भी अपनाया गया है हमारे यहाँ। तो पहले लिखिए दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता भारतीय संघवाद, किसी भी देश के संघवाद की विशेषता दोहरी नागरिकता है। एक उस देश का नागरिक, दूसरा उस राज्य का नागरिक होगा। जैसे अमेरिका में, अमेरिका भी संघवाद है, कोई भी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है, उससे पहले उस राज्य का, उस स्टेट का भी नागरिक है। इसका मतलब उसे नागरिकता 2 तरीके से मिलती है। स्विट्जरलैंड में भी इसी तरीके का है। ऐसे कई जो संघीय देश है, दोहरी नागरिकता। हालांकि भारत में केवल एकल नागरिकता दिखाई देती है। भारत में कैसी नागरिकता है? केवल एकल नागरिकता। ये अपवाद स्वरूप मान के चलिए है, एक आध जगह अपवाद मिलेगा। एकल नागरिकता के साथ नंबर 3 के बाद नंबर 4 भी लिख सकते हैं। नंबर 4 पे आप लिखिएगा क्या? संविधान जो है लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान। लिखित संविधान।
लिखित संविधान, जैसे आप देखेंगे इंग्लैंड के संविधान को अलिखित माना गया है। अब ऐसा नहीं कि इंग्लैंड का संविधान लिखा नहीं गया है, इंग्लैंड का संविधान लिखा गया, वहां का भी संविधान लिखा गया, लेकिन अलिखित संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड में संविधान में एक दिन में 2, 3, 4, 6, 10 चाहे जितना संशोधन हो सकते हैं, और डेली के डेली संशोधन किए जाते हैं, हो सकते हैं। ऐसा वहां का संविधान की विशेषता है। चाहे एक दिन में कई संशोधन हो, अमेंडमेंट जो होता है कई हो सकते हैं, और डेली भी हो सकते हैं। इसीलिए ये माना जाता है इंग्लैंड अर्थात ग्रेट ब्रिटेन अर्थात ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, अलिखित है, जबकि लिखा गया है। भारत में इस तरीके का नहीं है। भारत में संशोधन जो किया गया है भाग 20 में, आप देखेंगे भाग 20 के अनुच्छेद आर्टिकल 368 में 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अब संशोधन किस प्रकार का है? 3 तरीके का भारत में संविधान का है संशोधन। एक तो साधारण बहुमत से होता है, कुछ प्रभावी बहुमत से होता है, और कुछ विशेष बहुमत से। और जो विशेष बहुमत से होते हैं उसमें भी 3 तरीके के होते हैं। तो अलग अलग सिस्टम है। भारत में इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं। तो लिखित संविधान, साथ में 5वें नंबर पे लिख सकते हैं कठोर संविधान। भारत का संविधान कैसा है? कठोर संविधान। कठोर संविधान ये संघवाद की विशेषता है, और लचीला संविधान एकात्मक की विशेषता है। तो संघवाद में देखेंगे कठोर संविधान भारत का है, ये भारतीय संघवाद की विशेषता। और भारत ने चूंकि एकात्मकता को भी अपनाया है, इसलिए लचीला भी मिलेगा। तो संघवाद में कठोर संविधान। इसके अलावा और क्या मिलेगा? शक्तियों और कार्यों का, जो शक्ति और जो कार्य है उनका विभाजन किया गया है। 6ठे नंबर पे लिख सकते हैं शक्तियों व कार्यों का विभाजन। कार्यों का विभाजन ये किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा किया गया है। यह शक्ति, यह विषय बांट दिया गया ना हमारे यहाँ, अनुसूची में भी इसका उल्लेख है। जब अनुसूची आप पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। जो 7वीं अनुसूची है, उसी 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके अलावा एक सूची और मिलेगा, अवशिष्ट सूची। तो शक्तियां बांट दी गई है। तो किसके द्वारा बांटा गया है? संविधान द्वारा। ऐसा संघीय सरकार की विशेषता है। क्लियर हो गया? और एक चीज और मिलेगा, द्विसदन मिलेगा, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब जो संघीय है, संघीय देश है, वहां पर द्विसदन को अपनाया गया है। जैसे भारत में यदि बात किया जाए, लिख सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था प्रणाली में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे भारत में भी लिख सकते हैं, अमेरिका में भी लिख सकते हैं, इंग्लैंड में भी लिख सकते हैं। 2-3 उदाहरण दे दीजिए। एग्जाम्पल देना मस्ट जरूरी है। और इसको जब बना रहे होते हैं तो एक ग्राफिक कर दीजिए। ग्राफिक थोड़ा सा अच्छे होना चाहिए कि ताकि लगे एग्जामिनर का दिमाग में कि इस स्टूडेंट में जानकारी है। तो द्विसदनीय भारत में जैसे आप शुरुआत में देखेंगे राज्यसभा है, और उसके बाद में कौन सा है? लोकसभा। द्विसदनीय। और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में क्या है? न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी लिख सकते हैं। 8वें नंबर पे लिख सकते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भारतीय संघवाद की विशेषता है। इतना लिखने के बाद में अब इसमें और पूछ रहा, स्पष्ट करते हुए क्या भारत में एकात्मक संघवाद भी है? अब लिखिए भारत में एकात्मक संघवाद के लक्षण। ये नहीं लिखना हाँ है, ये नहीं लिखना नहीं नहीं है। हाँ और नहीं में उत्तर नहीं दे रहा। अब लिखना है भारतीय
एकात्मक संघवाद के लक्षण या विशेषताएं। इस तरीके से फिर अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षता यह कहा जाता है भारत का संघवाद एकात्मकता की ओर भी है। इस तरीके से भारत का संविधान नवीन निर्मित होते हुए आज दुनिया में सबसे बड़ा संविधान, सबसे अच्छा संविधान मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और दूसरा लिखिए। तो एकल लिख सकते हैं एकात्मक संघवाद की विशेषता। एकात्मक संघवाद की विशेषता में एकल नागरिकता होता है। एकल नागरिकता, देखिए अभी तक जो मैंने पढ़ा, संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता, जितने भी संघीय देश हैं वहां दोहरी नागरिकता। एक उस राज्य की, जिस राज्य में व्यक्ति रहता है, जिस स्टेट में वो निवास करता है, एक उस देश का जिस देश में वो रहता है। इस तरीके से उसे दो नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन बट इन इंडिया, भारत में सिंगल है। इसका मतलब क्या है? एकल नागरिकता है, सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप है कि नहीं सभी के पास? केवल इंडिया का, नॉट स्टेट का नहीं, राज्य का नहीं। वो महाराष्ट्र हो, केरला हो, पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, कोई भी किसी राज्य का नहीं, वो इंडिया का है। और ये एकल नागरिकता एकात्मक संघवाद का विशेषता है। इसका मतलब भारत में एकात्मक संघवाद भी है। इस लाइन में 2-3 लाइन लिख सकते हैं पॉइंट में। अगला लिख सकते हैं लचीला संविधान। लचीला संविधान, देखिए अभी मैंने बताया जो संघात्मक देश है वहां पे कठोर संविधान है, और भारत में आप देखते हैं कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में लचीला। जैसे किसी ने कोई रेप कर दिया या मर्डर कर दिया तो उसे मृत्यु दंड का सजा, लेकिन हो सकता है वो फंसाया गया हो किसी केस में, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है दया याचना के लिए, क्षमा याचना के लिए, और राष्ट्रपति महोदय जी उसे माफ कर दें। इसका मतलब लचीलापन है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स है भारत में संघवाद भी है और संघवाद के साथ साथ एकात्मक संघवाद भी है। एकात्मक भी है क्योंकि लचीला भी है कुछ मामलों में कठोर है। तो इसके भी माने में 2-3 लाइन देख सकते हैं उदाहरण से, और उदाहरण इस तरीके का हो जो न्यूज़पेपर में आता रहता हो, करंट से लिंक हो। अरोड़ा शान बाग केस का अगर कहीं इस प्रकार का टॉपिक आए, अरोड़ा शान बाग को दिखा दीजिए, या अभी कोलकाता का इस तरीके का दिखा सकते हैं, या निर्भया कांड में जब कठोर दिखाएं, निर्भया कांड में दोषियों को फांसी की सजा दिया गया, कठोर संविधान। इसके साथ में तीसरे नंबर पे लिख सकते हैं, तीसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे सशक्त केंद्र। देखिए जो हमारे यहाँ इंडिया में है सशक्त केंद्र है, तो सशक्त केंद्र, इसका मतलब जो केंद्र हमारे यहाँ संघ ज्यादा मजबूत है। ये संघवाद की विशेषता नहीं, जो केवल संघीय देश है, फेडरल है, जो केवल फेडरल है वहां केंद्र मजबूत नहीं है, बल्कि राज्यों को स्वतंत्रता है। जैसे अमेरिका में राज्य स्वतंत्र है, फ्री है, जबकि कनाडा में स्वतंत्र नहीं है, स्वायत्त है। कनाडा में स्वायत्त है, अमेरिका में स्वतंत्र है, स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र पूर्ण रूप से। भारत में सशक्त केंद्र को इसलिए अपनाया गया ताकि यदि कोई भारत का राज्य अलग होना चाहे, अलग इस तरीके से आसान नहीं कि अलग हो जाए, एक राज्य को अलग का मान्यता दिया गया तो दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, ऐसे में विभाजन होने की संभावना बढ़ी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संघवाद को तो अपनाया, लेकिन वही एकात्मक संघवाद को भी नहीं छोड़ा, उसको भी रख लिया भारतीय संविधान में, ताकि कोई आगे इन फ्यूचर में
कोई स्टेट बगावत ना कर सके। मिल के रहने से, मिल के कार्य करने से, कोऑपरेटिव से ज्यादा फायदा पब्लिक के लिए भी, उस राज्य के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सभी के लिए। तो सशक्त केंद्र के अलावा और क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा आपातकालीन उपबंध भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का मतलब देखिए, हमारे पास आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है अनुच्छेद। तो मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय आपात है 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात। जब भी राष्ट्रीय आपात लगता है उसमें शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती है, बाकी सब उसी के अधीन बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके का आप बना सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं। एक यहाँ पर केंद्र कह सकते हैं, यहाँ पे राज्य लिख सकते हैं, राज्य, कोई भी नाम लिख सकते हैं इस तरीके का। यूपी लिख सकते हैं, एमपी लिख सकते हैं, है ना, और बिहार लिख सकते हैं, पंजाब लिख सकते हैं, हरियाणा लिख सकते हैं, तमिलनाडु लिख सकते हैं आदि। इस तरीके का राज्य केंद्र के पास सभी के, केंद्र की जो केंद्र से सभी बंधे हुए हैं। जब सशक्त केंद्र लिखते हैं, इस इर्द गिर्द में एक जो है फिगर इस तरीके से दी है। और जब शुरुआत में लिख रहे थे तो वहां पे एक मोनोग्राफ बना दीजिए आप इस तरीके का। शुरुआत में लिखने के पहले बनाइए संघवाद। संघवाद ये क्या है? ऐसे लिख दिए, सरकार का स्वरूप है। सरकार का क्या है? एक स्वरूप है। इसमें देश के भीतर दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करती हो, कार्यरत, और इन्हें शक्तियों का बंटवारा, दो या दो से अधिक सरकारें कार्यरत हो, सरकारें कार्यरत है, और ये दो या दो से अधिक सरकारें जो हैं, इन्हें शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार, राज्य या प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, इन्हें शक्तियां जो दी गई हैं, शक्तियां संविधान द्वारा एक इस तरीके का आप बना दीजिए। दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं संविधान द्वारा, शक्तियां जो दिया गया है संविधान द्वारा। समझ में आ रहा होगा? तो इतना शुरुआत में ही बना दीजिए। लिखने के पहले भूमिका जब लिख रहे होते हैं, चाहे भूमिका लिखने के बाद में और चाहे भूमिका लिखने के पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बाद में बनाओ या पहले। इस तरीके का आप बना दिए संघवाद, और यही लिख दिए फेडरल, और उसी का आगे डैश मार के लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लैटिन भाषा फोडस। एग्जामिनर पकड़ लेगा कि लड़के को समझदारी है, लड़का पढ़ के आया, समझ के आया है, स्टूडेंट में अंडरस्टैंडिंग है, जो अभ्यर्थी है उसमें इतना समझ है कि आगे इसे यदि ट्रेनिंग दिया जाए, लाल बहादुर शास्त्री मसूरी में यदि ट्रेनिंग दिया जाए, एक प्रशासन के लिए अच्छा कार्य कर सकेगा। तो इस तरीके का आप शुरुआत में बनाएं, उसके बाद में लिखें और अंत में निष्कर्ष लिखें। निष्कर्षता ये कहा जा सकता है भारत का संघवाद एकात्मकता लिए हुए, अपनी विशेषताओं को, अपनी विविधताओं को समेटे हुए है।
वर्तमान में भारतीय संघवाद दुनिया के संविधानों से सबसे अच्छा व श्रेष्ठ है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो कंक्लूजन हो, जो आपका निष्कर्ष हो, वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। अभी तक वीडियो को जो लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। कहीं भी कोई समस्या हो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। मैं अशोक राज पुनः आपको अलविदो IAS में स्वागत करते हुए अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।